स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म जिसको बोल सकते हैं या बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वो आज करवाने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी बुक्स में टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजी, या उसको आप कह सकते हो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है जी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस ऑथर की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वही रहेगी। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने दो तरह से आपको इसको लिख दिया कि आपकी जो भी बुक है आपके पास किसी प्राइवेट ऑथर की है या एनसीईआरटी की है, तो सिलेबस वही रहेगा, आइटम्स वही रहेंगे। हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, तो इस चैप्टर की भी, अकाउंटेंसी की भी कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ चीजें हैं, जैसे आपको पता है एसेट्स है, लायबिलिटीज है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अकाउंट क्या होता है, अंडरस्टूड, सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे जो रोज आपको काम आएंगी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक सीक्वेंस वाइज प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्या होती है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की पहली आइटम। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप लोग टेक्नोलॉजी के समय में पढ़ाई कर रहे हो, आपको अगर कोई पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, आप स्लो करके मेरी बात को आराम से दोबारा सुन सकते हो। तो चलिए टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले बात करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो यहां से आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए, बिजनेस का मतलब ही है फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, जिसकी हम वर्थ निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में। और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई हैपनिंग। ठीक है, तो इसको अकाउंटिंग की टर्म में क्या करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, ये वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मतलब ठीक है, एंटर इनटू टू पार्टीज, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। जब भी कोई बिजनेस होता है, धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करिए, दो पार्टीज होती है। एक ने सामान बेचा, दूसरे ने खरीदा, तो उसमें तो यही आएगा ना, सामान बेचा या सामान खरीदा, तो दो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एंड रिकॉर्ड्स इन द अकाउंट्स, और ये अकाउंट्स में, अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड होती है। ओके जी, सो इसमें क्या करेंगे? इट चेंजेस द फाइनेंशियल स्टेटस। हर ट्रांजैक्शन के बाद फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म चेंज होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपके पास कैश आपके हाथ से चला जाएगा और दूसरा स्टॉक आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, दूसरा मान लीजिए रेंट पेड, किराया आपने पेड किया, तो क्या होगा? कैश माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आएगा? रेंट आपके लिए एक एक्सपेंस बन जाएगा। तो दो पार्टीज दोनों तरफ दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ओके जी, तो ये क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जो चीज वर्थ ऑफ मनी में कन्वर्ट की जा सकती है, उसी को ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंडर करेंगे। तो ये पॉइंट समझ लग गया आपको? चलिए अब हम दूसरी पॉइंट की बात करता हूं, व्हाट इज एन अकाउंट। स्टूडेंट, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप जनरली एक वर्ड यूज करते हो कि ये अकाउंट्स का फील्ड है, मैंने अकाउंट्स पढ़ना है। आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ना, आपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है जी, अकाउंट तो हम बनाते हैं। अकाउंट का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो वो एक खाता होता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे खाता वहां लगा हुआ है, मेरे खाते में कितने पैसे हैं। आपने कई बार पेरेंट्स को भी ये बात करते सुना होगा कि हमारा बैंक में ये खाता है और इतने पैसे उसमें पड़े हैं। उसी तरह अगर आप किसी दुकानदार से उधार भी लेते हो, तो वहां भी आपका खाता लगा हुआ है। ठीक है, तो खाता का मतलब क्या है? कि खाते का मतलब अकाउंट, अकाउंट तो इंग्लिश में वर्ड आ गया ना, उसका मतलब है कि सिस्टमैटिक तरीके से एक इंफॉर्मेशन बनी हुई है, एक समरी वे में बना हुआ है, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन उसमें है, डेट वाइज है, और उसको हम किसी भी दिन में बैलेंस निकाल सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। तो टेक्निकली या अकाउंट की लैंग्वेज में हम उसको कैसे बोलेंगे? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? सो अकाउंट इट इज
समराइज्ड स्टेटमेंट या रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस related to a particular person, asset, ऑब्लिक का साइन लगा रहा हूं, और एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस और इनकम, ठीक है, इन सब में से किसी एक का हो सकता है। ओके जी, ये क्या आ जाएगा आपका अकाउंट। सो इट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, एक समराइज्ड रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, किससे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एसेट, एक्सपेंस या इनकम से, इनकम का, ठीक है जी, ये पूरी समरी फॉर्म होती है। तो पर्सन कौन है, जैसे राम का अकाउंट हो गया या श्याम का अकाउंट हो गया। उसके बाद एसेट कौन सी है, जैसे मान लो प्लांट का अकाउंट हो गया एंड मशीनरी का अकाउंट हो गया। उसके बाद कौन सा है, बिल्डिंग का अकाउंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या एक्सपेंस क्या है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये अलग अलग अकाउंट है ना। और उसके बाद इनकम का क्या है, मान लो सेल का है और मान लो कोई आपका कमीशन रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीजों के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, ठीक है जी, इन सभी चीजों के अलग अलग बनते हैं अकाउंट। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का राम के खाते में सिर्फ राम की एंट्रीज आएंगी सॉरी, शाम के खाते में शाम की एंट्री आएगी, ओके जी। और प्लांट एंड मशीनरी का जो परचेज या सेल हुआ है वो उसी में जाएगा, और बिल्डिंग का जो परचेज या सेल हुआ है वो उसी में जाएगा, ठीक है जी। बट ये सारा कुछ जो रिकॉर्ड होता है, द ऑल इंफॉर्मेशन related to money's worth is recorded only, ठीक है जी। क्या रिकॉर्ड किया जाता है, मनीज वर्थ रिकॉर्डेड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब है एक सीक्वेंस वाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज। और दूसरा उसको क्या बोल सकते हो आप, सीक्वेंस वाइज। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 2 तारीख के बाद 3 तारीख के 3 तारीख के बाद फिर अगर 5 है, फिर 2, 6 है, 7 है, 8 है, उस तरीके से। ये नहीं कि पहले मैं 17 अप्रैल की एंट्री कर दूंगा, फिर मैं 4 अप्रैल की एंट्री करूंगा, फिर मैं 6 अप्रैल की एंट्री करूंगा, फिर मैं 12 अप्रैल की एंट्री करूंगा, फिर मैं 2 अप्रैल की 3 अप्रैल की दोबारा करूंगा। नहीं, इस तरीके से हम डेट वाइज उसकी एक समराइज्ड वे में फॉर्म में बनाएंगे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, एक पर्टिकुलर एसेट की, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस की या इनकम से रिलेटेड उसकी ट्रांजैक्शन की जो डिटेल एक अलग से बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, खाता, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, ये आ गया आपका अकाउंट, ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको, शाला इरेज है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कैपिटल। कैपिटल बहुत इजी है, ये आप जब 6th क्लास से कैपिटल पढ़ रहे हैं तो मुझे ये समझ आने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल इज द अमाउंट या मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, ठीक है जी। जितना कम लिखो, जितना इसके बारे में लिखो उतना कम है। कैपिटल के बारे में क्या क्या ना लिखें, ठीक है जी। तीसरा कैपिटल, सो इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल इज द अमाउंट in terms of money or money's worth, ओके। मनी मतलब जहां तो वो कैश आएगा या कोई और अदर एसेट लाएगा, ठीक है। इन्वेस्टेड बाय द ऑनर और पार्टनर और शेयर होल्डर, ठीक है जी। आपको ये मैं सारी चीजें इसलिए लिखा रहा हूं। ऑनर कहां होता है, जब हमारी अकेला एक व्यक्ति काम कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर। कौन होता है, सोल प्रोप्राइटर, जो अकेला व्यक्ति काम करता है। तो वो भी अगर इन्वेस्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। वो कैश में भी ला सकता है या बाकी एसेट्स भी अपने घर से ला सकता है, ठीक है जी, बिजनेस में, ठीक है। और उसके बाद पार्टनर आपको पता कहां होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में, जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 1% बिजनेस के लिए पैसा। और तीसरा है शेयर होल्डर, तो वो क्या करते हैं, ज्वाइंटली
कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ठीक है जी। तो मनी, सिंपल बात, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। सो कैपिटल इज आल्सो नोन एज, कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेटवर्थ, ठीक है जी, उसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। ओके जी, जैसे सपोज कर कई बार आपने वर्ड सुना भी होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन की नेटवर्थ कितनी है, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी है, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया कैपिटल। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट अब बात करेंगे ड्राइंग्स की। ये चीजें आज आपको हो सकता है थोड़ी टेक्निकल लग रही हो, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, बट ये आपके लिए अब रोज का काम हो जाना है। जैसे 10th तक आप केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें केमिकल के एलिमेंट्स या केमिकल नंबर या उसके मास नंबर, वॉल्यूम नंबर सब कुछ याद करना पड़ता था, तो इसी तरीके से ये टर्मिनोलॉजी भी हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है? ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स इज द विथड्रॉल ऑफ कैपिटल या और फ्रॉम कैपिटल बाय द ओनर फॉर इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। ओके जी, तो मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति ने कैपिटल में पैसा लगाया, ओके जी, कैपिटल लगाया, पूंजी लगाई। विड्रॉल क्या है? जब वो कुछ पैसा अपनी कैपिटल में से निकाल लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए, जब वो पैसा विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो पैसे की जगह वो सामान भी लेके जा सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जांपल, उसका गारमेंट्स का काम है, उसे 2 शर्ट्स अपने यूज करने के लिए कर लेंगे, तो वो क्या माना जाएगा? 500 की एक शर्ट होगी तो कितना माना जाएगा? 1000 रुपया उसकी ड्राइंग्स माना जाएगा। सो ड्राइंग इज द अमाउंट और गुड विथड्रॉन, ठीक है, बाय द ओनर। सो इट इज द विथड्रॉ ऑफ कैपिटल और फ्रॉम कैपिटल बाय द ओनर इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स, ठीक है। और वो डिडक्ट कहां से करेंगे? कैपिटल से। वो जितनी भी ड्राइंग होती है उसकी कैपिटल से जाएगी, ठीक है, उससे उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। इट रिड्यूसेस कैपिटल ऑफ द ओनर, इसीलिए मैंने वहां वर्ड क्या लिख दिया कि इट इज द विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओके जी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और फ्रॉम कैपिटल, वो अपनी कैपिटल से पैसा लेके जाता है, ठीक है। वैसे समझ आ गया? चलिए अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लायबिलिटीज एंड एसेट्स, ठीक है। मैं दोनों इकट्ठा नहीं कराऊंगा, अलग अलग समझाता हूँ आपको। ये आपने नोट कर लिया। अब बहुत आगे एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसपे सारी बैलेंस शीट या सारी अकाउंटिंग आपको बड़ी मजेदार लगेगी, ठीक है जी। वो है हमारी लायबिलिटीज या एसेट्स। कैपिटल तो आपको समझ आ गई, ड्राइंग भी आपको समझ आ गई। अब मैं 2 चीजें लिख रहा हूँ, आई नीड टू चेंज पेन बिकॉज थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक तरफ है लायबिलिटीज, रेड कलर की है खतरे वाला निशान, इसका भी कारण बताता हूं मैंने क्यों लिखा है लायबिलिटीज, और दूसरी तरफ ग्रीन पेन मैं यूज करूंगा फॉर एसेट्स। तो ये प्रॉस्पेरिटी का साइन, एसेट्स होना अच्छी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अंडरस्टैंड करिए। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लायबिलिटीज क्या होती है, डोंट वरी मैं इसको अकेला अकेला समझाऊंगा। लायबिलिटीज होती है मनी ओड बाय द फर्म, ठीक है जी, मनी और थिंग्स, एक ही बात है, मनी और थिंग्स ओन्ड बाय द फर्म। और इस तरफ क्या आएगा? मनी और थिंग्स ओन्ड बाय द फर्म। बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। तो यह क्या मतलब हुआ? ओन्ड का मतलब है कि हम फर्म ने पैसा देना है किसी का, लौटाने हैं, उधार लिया हुआ, चाहे सामान के रूप में या मनी के रूप में, ठीक है जी। लोन लिया हो सकता है या उधार पर गुड्स लेते हैं ना होलसेलर से रिटेलर, तो वो क्या आएगा? मनी ओड, O W E D ओड। जब मनी ओड है तो वो लायबिलिटी है,
और जब वो मनी ओन्ड है, OWNED, जब वो ओन्ड है तब क्या है, तब वो क्या चीज है, तब हमारी वो एसेट है, उस पे हमारा मालिकाना अधिकार है, ओन्ड हमारे, हम मालिक है उसके, वो थिंग या मनी कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, ये अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। चलिए अब आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट में सिर्फ इस वीडियो में लायबिलिटीज को, क्योंकि लायबिलिटीज अपने आप में बहुत सारी एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सिर्फ लायबिलिटीज डिस्कस करेंगे इसमें अभी लास्ट में, एसेट्स अगली वीडियो में मैं कराऊंगा। लायबिलिटी, सो ये तो लायबिलिटी की डेफिनेशन तो आपको समझ आ ही गई है, लायबिलिटी क्या होती है। सो इट इज द अमाउंट owed by the firm। आपको कहेंगे सर अगर यही लाइन लिखनी थी तो फिर क्या जरूरत थी, पर वो दोनों चीजों का डिफरेंस owed और owned का समझना आपके लिए जरूरी था। इट इज द अमाउंट owed by the firm, ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ओके, ठीक है जी। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइप्स लायबिलिटीज की क्या है। एक तो आ जाएगी इंटरनल, एक क्या आ जाएगी इंटरनल, एक क्या आ जाएगी एक्सटर्नल। नाम से क्लियर हो रहा है, मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगेन उसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है जी। और इधर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है जी। और एक क्या होती है, मीडियम टर्म भी बोल सकते हैं हम इसको, चलो मीडियम टर्म भी बोल सकते हैं, मीडियम टर्म लायबिलिटीज, ठीक है जी। और उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो चलिए अब एक एक करके एक्सप्लेन करते जाते हैं कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है जी, इंटरनल लायबिलिटी नाम से क्लियर हो रहा है, ये ऊपर डेफिनेशन लिख लिया आपने, शैल आई रेज इट, ओके जी गुड। तो अब एक एक करके मैं नीचे चार्ट नहीं मिटाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं कि इंटरनल लायबिलिटी कैसी होती है। तो इंटरनल लायबिलिटी तो जो अंदर वाले लोगों की है, इंटरनल लायबिलिटी belongs to honor because money invested by the owner, क्योंकि ऑनर तो इंटरनल पर्सन होता है, is treated as liability by the business firm, बिजनेस फर्म के लिए वो लायबिलिटी ट्रीट होती है। ठीक है बेटे, समझ लगी। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होगी है, बिलोंग्स टू ऑनर्स बिकॉज मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी बाय द बिजनेस फर्म। ठीक है जी, मैंने लिखा नहीं बाय द या फॉर में लिखो, सॉरी, फॉर द बिजनेस फर्म। ठीक है, अब समझ लगे आपको। चलिए ये आपका आ गया इंटरनल लायबिलिटी, क्लियर है। चलो ये मिटा के अब मैं लिखूंगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल हो गया द अमाउंट ओड टू द आउटसाइडर्स, द अमाउंट ओड टू द एक्सटर्नल को ये एक्सप्लेन करते हैं। एक्सटर्नल, द अमाउंट ओड टू द आउटसाइडर्स, मतलब बाहर वालों से जो पैसा आपने उधार लिया हुआ है। अब बाहर वालों से पैसा किस चीज के लिए उधार लेते हैं, तो इसको मैं बताता हूं। पहला है शॉर्ट टर्म के क्रेडिटर्स हो सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, 1-2 इयर्स तक का लोन, वो क्या आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। 1 या 2 साल तक की लायबिलिटी जो होती हैं, पर जो क्रेडिट्स होते हैं मैक्सिमम 2 या 3 महीने तक। ऐसा कोई क्रेडिटर नहीं होता जो आपको 2 साल के लिए सामान के लिए पैसा उधार दे। ठीक है जी, 2 या मैक्सिमम 2 या 3 महीने तक आपको पैसे लौटाने ही पड़ते हैं। ये कौन से आ गए हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसको भी रेज कर दो। अब उसके बाद क्या आएगा, मीडियम का क्या आएगा, मीडियम टर्म लायबिलिटीज।
मीडियम, मैंने आई लिख दिया, वो बहुत अच्छे। मीडियम टर्म लायबिलिटी, मीडियम टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है? लोन्स टेकन बाय फर्म फॉर 2 to 5 years, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा? मीडियम टर्म लायबिलिटी। और नेचुरली जो मोर देन 5 इयर्स है, 20 इयर्स के, कई बार बिल्डिंग के लोन होते हैं वो 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, 5 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो लोन्स टेकन फॉर मोर देन 5 years और समटाइम अप टू 20 to 25 years। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के जो लोन लिए होंगे फर्म ने, वो कैसे होते हैं? 20 साल में चुकाना है, 25 साल में चुकाना है, तो वो किस में आ जाएंगे? लॉन्ग में। सॉरी, चलिए अब हम बात करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऊपर वाला हो गया सारा? यस, कंटिंजेंट लायबिलिटी की मैं बात करता हूं अब आपसे। कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का होना या नहीं होना निर्भर करता है, डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पे। मतलब क्या होगा? मतलब मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लें कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, ओके, कंटिंजेंट लायबिलिटी में और may not arise depends upon a, पेन चेंज कर लेते, थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। अपॉन may और may not arise depend upon a particular circumstances। अब ये कौन सा केस हो गया भाई कि निर्भर करता है कि किसी चीज पे कि हमने किसी के पैसे देने हैं या नहीं देने। स्टूडेंट्स कई बार एग्जांपल के फॉर्म में लिखिए, पेंडिंग कोर्ट केसेस बाय आउटसाइडर्स। फॉर एग्जांपल वो हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए ना किसी कस्टमर ने या हमारे ऊपर केस किया हुआ है कि हमने उसके साथ ठीक नहीं किया, तो उसने हम पे कोई दावा किया हुआ है, कोई क्लेम किया हुआ है। यदि हम केस हार गए तभी पैसा देना पड़ेगा ना, और यदि हम केस नहीं हारेंगे तो वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको किस में लिखते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी में। मतलब उसका पे करना या पे ना करना डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पे, ठीक है जी। So may or may not arise depending upon a particular circumstances. For example, pending court cases हारेंगे वो particular तभी पैसा देना पड़ेगा, otherwise नहीं। और most important इसमें ये चीज है कि these types of contingent liabilities are not recorded in the books of accounts. These are shown as information only. ओके, ये बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में ही बाहर दिखाई जाती है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आई हैव मेड इट सेंस, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।